प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम परदेश से देश तक, आज इस प्रोग्राम में जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसमें दो फरीक हैं, एक खालिद हफीज़ साहब और एक सलमान अमीन साहब। खालिद हफीज़ साहब का ताल्लुक स्कॉटलैंड से है, ये इस कहानी के एक फरीक हैं, और सलमान अमीन साहब का ताल्लुक साहिवाल से है, जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है और वो लाहौर में रहते हैं, तो ये इसके दूसरे फरीक हैं। मामला प्रॉपर्टी का है, तनाज़ा प्रॉपर्टी का है। दोनों का क्लेम ये है कि वो इस ज़मीन के जिसका रकबा 50 केनाल है, वो इसके मालिक हैं। खालिद हफीज़ साहब, जिनको वर्षे में ये जायदाद मिली थी, उनका कहना यह है कि उन्होंने ये ज़मीन उनकी है, लेकिन उनके कज़न ने और उनके चचा ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है। जबकि जो दूसरे फरीक हैं सलमान अमीन, वो ये कहते हैं कि हमने पैसों के इवज़ ये ज़मीन अपने कज़न से ख़रीद ली थी और हम इसके मालिक हैं, इसके कागजात हमारे साथ पास मौजूद हैं। तो दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों अपने मौक़िफ़ जब अदालत के सामने रखते हैं तो अदालत अब तक किस नतीजे पर पहुंची है, इदारे किस नतीजे पर पहुंचे हैं, इदारे किसको ठीक समझते हैं और इदारे किसी एक हक में क्या फ़ैसला कर पा रहे हैं, मामला कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। स्कॉटलैंड में जो हमारे नुमाइंदे परवेज़ खालिद साहब मौजूद हैं और साहिवाल में हमारे नुमाइंदे राना अकबर साहब मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं अब तक दोनों फरीकों से मिलने के बाद। सबसे पहले हमारे साथ जो नुमाइंदे मौजूद हैं, परवेज़ खालिद साहब स्कॉटलैंड से हैं हमारे साथ और स्कॉटलैंड ही में हमारे नुमाइंदे हैं। इन्होंने तफसीली बातचीत की है खालिद हफीज़ से, जिनका दावा है, जिनके ज़रिए से ये कहानी हम तक पहुंची है, जिनका दावा है कि उनकी ज़मीन पर उनके भाई ने कब्ज़ा कर लिया और फिर कब्ज़ा करके अपने बच्चों के नाम ये ज़मीन करवा दी। और दूसरी तरफ हमारे साथ राना अकबर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले राना अकबर साहब, मुझे ये बताइए, आप तक ये तमाम मालूमात किस ज़रिए से पहुँची हैं? राना अकबर साहब जी, इस तरह है कि मैंने जितनी भी आज कल से मैं इस प्रोग्राम में इस सारे जो लोग आप इसकी कर रहा था, मैं उसके गांव में तकरीबन 10 बार गया हूँ। तो वहाँ मैंने मुख्तलिफ कम अज कम मैंने 50 लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड जो कैमरे पे नहीं आना चाहते थे उनसे मैंने बात की है। तो उनका कहना था कि हमारा तकरीबन जो गाँव है ना, वो पूरा एक ही मतलब रिश्तेदारी में रिश्तेदार है, तमाम लोग एक दूसरे के। तो जो हफीज और अमीन जो दोनों भाई थे, तो कुछ लोगों ने हमें ये मौक़िफ़ दिया कि जो हफीज है वो बड़े थे, वो इंग्लैंड में थे अपनी फैमिली के साथ, उसकी जो फैमिली है वो टोटली मतलब इंग्लिश ही बोलते हैं, उनको ना उर्दू ना पंजाबी नहीं आती। तो उसने जो अपने छोटे भाई अमीन को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था कि आप सिर्फ इसकी लुक आफ्टर करें, तो उसने उसको गलत यूज किया। तो इसके बाद से गाँव के नंबरदार जो उनकी फुफी आ गए, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको कैमरे पे नहीं आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज मैं करता हूँ कि जब इन दोनों भाइयों के दरमियान जब एक सौदा तय हुआ था तो मैं उसमें शामिल था। 25 लाख रुपए की एवज हफीज ने जो जमीन थी ना, वो अपने भाई को बेची थी। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मैंने जो इनके बीजोकारक जो अमीन के हक में बात करके उनसे मैंने ये क्वेश्चन ये भी किया था कि अगर जमीन आपने खरीद ली थी अमीन ने, तो सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला क्यों दिया, सेशन कोर्ट ने क्यों दिया, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि हाई कोर्ट जाने की? जी ठीक है, सही है। चलें, मैं ज़रा परवेज़ के पास जाता हूँ। परवेज़ खालिद साहब, ये क्लेम है खालिद हफीज़ साहब का कि वो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी दिया था कि आप इसकी देखभाल करें और इसका जो ठेका जो पैसे आए वो हमें भिजवाते रहें। उन्होंने इनको सिर्फ ये इख्तियार दिया था, जबकि उन्होंने कब्जा कर लिया उस इख्तियार को इस्तेमाल करके। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब कोई पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है तो उसका कोई पर्पज़ बताया जाता है, और अगर उसकी देखभाल पर्पज़ होगा तो वो उसको बेच नहीं सकते थे। तो ये किस किस्म का उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दिया था, क्या कहते हैं इस बारे में वो? जी, अस्सलाम वालेकुम असद भाई, बात सूरत हाल ये है कि चूंकि ये ब्रिटिश बॉर्न है जी और इनको उर्दू भी नहीं आती, ठीक है, तो इनका कहना यह है कि जो दूसरी पार्टी है उन्होंने कब्जा इसलिए किया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू घर का और दोनों का मिला के तकरीबन कोई 10 करोड़ की अभी वैल्यू है उसकी। उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे, तो जैसे भी हो चले तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो हथिया दें, और उन्हें सारी ये जालसाजी करके ये काम शुरू किया। वो कहते हैं कि उनके पास जो जिस तरह के वो सिविल कोर्ट में गए, उनके हक में फैसला जज साहब ने दिया, फिर सेशन कोर्ट में उनके हक में दिया, अब हाई कोर्ट में ले गए हैं। इनका असल मकसद है कि ये बार बार पाकिस्तान आके तंग होके जगह छोड़ देंगे, मगर वो इरादे के पक्के, वो कहते हैं कि हमारा हक है, ये हमारी जमीन है, और उन्होंने जल्दी से इसको बेचने की कोशिश की। जैसे ही इनके जो वालिद इनके भाई की डेथ हुई थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी इसको बेचने की कोशिश की। जब इन्हें पता चला तो ये इन्होंने से स्टे लिया,
स्टे के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जो मेरा सवाल था आपसे वो बुनियादी, मैं खैर उनसे भी पूछूंगा, खालसा परवेज खालसा मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था कि उन्होंने जो पावर ऑफ अटर्नी दिया था उसका मकसद क्या था? मोहम्मद अमीन साहब को जो उन्होंने दिया उसका मकसद क्या था? वो उसको जाहिर है अगर उनका मकसद सिर्फ देखभाल थी तो उसको बेचने का इख्तियार तो नहीं दिया था उनको, तो वो कैसे वो बेच सकते थे कानूनी तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हाँ जी बिल्कुल नहीं बेच सकते। उनको ना अपने बेटों के नाम ट्रांसफर करवा सकते। असल मकसद था कि देखभाल करना जी, नहीं हाँ जी वो देखभाल करना था, देखभाल के लिए दी थी जो कि पिछले काफी सालों से उनके पास ही थी, वही देखभाल करते थे, जमीन का ठेका वगैरह लेते थे, उनकी जिम्मेदारी लगाई थी। मगर उसमें कोई ऐसी पावर अटॉर्नी नहीं थी जिसमें ये कहा गया हो कि आप बेच सकते हैं। ये फिर बाद में क्या इनका कहते हैं कि जालसाजी करके ये लोगों को आगे सामने लेके जालसाजी का मतलब ये है कि अगर खालिद हफीज साहब ठीक कह रहे हैं, हम ही हैं, अगर खालिद हफीज ठीक कह रहे हैं अगर, तो इसका मतलब यह है कि फिर मोहम्मद अमीन साहब ने यहां पर इदारों को साथ मिलाकर या रिश्वत देकर या जालसाजी करके ये जमीन अपने बेटों के नाम ट्रांसफर करवाई होगी और इदारों को साथ में शामिल किया होगा, अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है, जो सिविल जज साहब उन्होंने भी उनको तस्लीम किया, उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया जी। इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो साबित कर सके कि ये कहते हैं कि जी हमने पैसे दिए, वो कहाँ दिए, कोई प्रूफ दें। हमने इंग्लैंड में 20,000 पाउंड भेजा तो वो बैंक की स्टेटमेंट दिखा दें, वो स्टेटमेंट नहीं है। वो इनके जो बेटे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, इन्होंने 20,000 पाउंड दिया था कि वो स्टडी के लिए, वो अपने खर्च करने के लिए, या वो ये कि नया मुद्दा तैयार कर रहे हैं कि वो 20,000 पाउंड खरीदने के लिए दिया था, जबकि वो उन्होंने पढ़ने के लिए दिया था। असल में उनका मकसद ही जमीन हथियाना। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मेरे ख्याल में ये जो राइट, चलें अब इस पर एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, मगर मुझे बता दें कि खालिद हफीज साहब जो हैं अभी चूंकि अभी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और यहाँ से हमारे साथ जो हैं सलमान अमीन साहब भी मौजूद हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है, तो क्या वो इनकी बात उर्दू में समझ सकते हैं या समझ भी नहीं सकते? बोल तो नहीं सकते उर्दू, लेकिन समझ सकते हैं क्या? नहीं, वो उर्दू नहीं समझते। चलें, ठीक है, इंग्लिश है, ब्रिटिश बॉर्न है, जस्ट वो इंग्लिश सही है, बस हम इसको बाइलिंगुअल रखेंगे। राइट, उनकी जो सिस्टर है वो साथ बनेंगे। ओके, बस ठीक है। मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया खालिद पर, और अकबर साहब आपका भी एक मुख्तसर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस कहानी के दोनों फरीक हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अपने अपने जो मौक़िफ़ है उनका उसके हक़ में दलाइल क्या हैं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। पहले हिस्से में आप मौक़िफ़ सुन रहे थे हमारे रिपोर्टर्स का। साहिवाल में हमारे रिपोर्टर जो वहाँ पर लोगों से मिले और अपनी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, अपना मौक़िफ़ बयान किया। और स्कॉटलैंड से हमारे साथ परवेज़ खालिद साहब मौजूद थे जो कि खालिद हफीज़ साहब से मिले और उनका सब मौक़िफ़ उन्होंने लिया, और खालिद हफीज़ बुनियादी तौर पर ही इनके पास पहुँचे थे और ये स्टोरी उनके ज़रिए हम तक आई। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में दोनों फरीक हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में सलमान अमीन साहब मौजूद हैं। सलमान अमीन साहब फ़रीक मुखालिफ हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है या उनके वालिद साहब ने कब्ज़ा कर लिया था, और इन्होंने उस कब्ज़ा करने के बाद मोहम्मद अमीन साहब ने अपने बच्चों के नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, जबकि उनको पावर ऑफ अटर्नी इस मकसद के लिए नहीं दिया गया था। जबकि दूसरी तरफ वी हैव मिस्टर खालिद हफीज़ विद अस फ्रॉम स्कॉटलैंड, और उनकी अहलिया नौरीन हफीज़ साहबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौक़िफ़ बयान करेंगे। खालिद हफीज़ चूँकि वहाँ के बॉर्न हैं, उर्दू नहीं समझते हैं और बोलते हैं, तो उनसे हम मौक़िफ़ लेंगे, ज़ाहिर है जो जिस ज़बान में समझते हैं। और नौरीन हफीज़ साहबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि सारी स्टोरी पर की मालूमात रखती हैं। तो सबसे पहले मैं सलमान अमीन साहब से इसलिए शुरू करना चाहूँगा क्योंकि अभी तक का जो मौक़िफ़ आपने सुना है वो एक तरह से खालिद हफीज़ साहब के केस को बयान कर रहा था, तो इसका दूसरा इसका काउंटर क्या है ये मैं सलमान हफीज़ साहब से जानूंगा। सलमान साहब, आप पर इल्ज़ाम ये है और आपके वालिद पर, मोहम्मद अमीन साहब पर, कि उनको उनके भाई ने पावर ऑफ अटर्नी दी कि आप हमारी ज़मीन की देखभाल करें और इसके पैसे हमें भिजवाते रहें, मगर आपके वालिद साहब ने इस पर कब्जा कर लिया और जालसाजी के जरिए से इदारों को साथ मिलाकर आपके और आपके भाई के नाम पर यह प्रॉपर्टी यानी अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करवा ली, जबकि आपका दावा यह कि ज़मीन आपकी है और आप इस पर पे कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? ये absolutely lie, and they know it very well they know it।
how I give you a few facts. Let's go back to the history. ये बात स्टार्ट हुई थी हमारी 2008 में. अब रिमेंबर दिस पॉइंट, ये ज़मीन जो इंतकाल जो ट्रांसफ़र हुई हमारे नाम पे वो हुई 2005 में, ठीक है. फिर अब मेरे जो अंकल हैं मिस्टर हफीज़, वो 2008 में पाकिस्तान आए, ठीक है, जिस पर खालिद हफीज़ ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी कि मुझे पता ही नहीं मेरा वालिद जो है वो 2008 में पाकिस्तान आया. फिर ये हुआ कि मैंने इस सारी स्टोरी का आपकी प्रॉपर्टी के झगड़े के साथ भी कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं ये आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे अंकल ने ये प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों के नाम कर दी और इस पर कब्जा कर लिया. मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई. मेन रीजन क्या था इस केस के, जो इन्होंने केस सहीवाल में आके किया. मेरा डिस्प्यूट होता है 2009 में इनके साथ, मेरा खालिद हफीज के साथ झगड़ा होता है, खालिद हफीज मेरे ऊपर असल्ट करता है. ही इज बीन चार्ज फॉर दैट इन स्कॉटलैंड, इन एडिनबरा, एंड द प्रोसिक्यूशन एक्चुअली वॉर्न हिम. ही गॉट मी चार्ज एज वेल बाय गिविंग फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट. फिर ये हुआ कि 2009 के बाद इन्होंने हमारे ऊपर क्रिमिनल जिसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें करनी शुरू कर दी. अब ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ईच टाइम वी रिपोर्टेड टू द पुलिस एंड पुलिस हैव आस्क्ड देम, पुलिस हैव इंटरोगेटेड देम, बट समहाउ पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. ठीक है, चलें यहाँ पर जरा रुकते हुए सलमान साहब, पहले वो जो प्रॉपर्टी का तनाजा उस पर बाद में जाते हैं, मगर इसका जो है इस जाहिर है आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो मुझे खालिद हफीज साहब का मौक़िफ़ भी मैं ले लूँ. मिस्टर खालिद हफीज, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड दीज एलिगेशंस व्हिच मिस्टर Salman is applying on you? Yeah, these are a load of lies. He's going to bring these things up because he doesn't want to face the main problem of what his father actually did with this power of attorney, that he forged it, power of attorney. He should stick to the facts of what happened in court, that we have won both these cases. Let's not deviate. Let's not go back to things which he wants to make up or family problems. Let's look at the facts of the case. The facts that he actually forged the power of attorney, made it ready, illegally transferred this land onto his son's names. Why he took my inheritance and gave it to his sons. He himself doesn't want to come to court. For the last 2 years, they don't want to attend. They ask for new dates, because they have nothing to say. They are just running, hiding, playing cat and mouse. This is all wrong. You have claimed that... I am fed up now that I want to finish this. Mr. Khalid Hafiz, you have claimed that you are the owner of this property and you haven't sold it. And you haven't received any money against this property. No. 2.5 million rupees against this 6.25. None at all. None. Yeah. None. You haven't received any money. Yes, nothing. I received no money. Okay. Right. Nothing at all. I own this property. Let me clarify one thing here. Khalid Hafiz said recently just now that we did forge the power of attorney. No, he himself, when he put a case against us in the court, he said, I accept my father gave this power of attorney to my uncle. He also said that when he gave a witness statement, when he appeared in the court as a witness, he's been asked whether this is your father's signature on the power of attorney, and he said, yes, this is my father's signature. Now let me read the content on the power of attorney. No, I said which has been mentioned. I said it looks like it. I said it looks like it. Okay, I didn't say, hang on a minute. I said my father gave a power of attorney, not the power of attorney, a power of attorney, to look after the land, not to according sell to it, you, not to take Mr. it, Khalid Hafiz, according to you, what was the content of this power of attorney? What rights you have given to your brother, according to this document? The content, a power of attorney, a power of attorney should not be amended in any way. This power of attorney has 2 amendments on it. It has been changed twice. So that means that power of attorney is a fake. It is no longer a power of attorney, it is a piece of paper. Okay. This power of attorney is not real. It is a fake power of attorney. सही है. अच्छा, मुझे एक सेकंड पहले मैं So this is what I'm trying to... Now let me take... Right. Let me take... मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके नजर में पेश करना चाहता हूँ. पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर बात करते हैं. ये पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं. मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा. ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि वो डॉक्यूमेंट हम दिखा देंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या इख्तियार दिया गया था आपके? इसका कंटेंट ये अकॉर्डिंग टू द periodical record of whereas I am residing at Scotland and unable to maintain the above stated property, I want to give general power of attorney, which means lawyer can tell you that better, to my real brother Muhammad Amin, son of Ghulam Muhammad, CNC number this, give him all the power like to deed, sale, gift, talqeen, every kind on my behalf. That's what the content says.
This is not fake. And other thing I like to, other thing I like to remind. No. Other thing. Let me speak. Listen. The context says that because you made it. Because you wrote it. Please. The context says that because you wrote it. That's why it says that. It's not been. You've done enough lies. Enough lies for me. नौरीन साहबा, ये जो डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है और ये 2 मरतबा फॉर्जरी की गई है, और ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है, जो वो पढ़ के सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, ये प्रूव हुआ कोर्ट में, और ये कह रहे हैं कि प्रूव्ड है। तो अगर ये प्रूव्ड है, मैं खैर इनसे भी पूछूंगा, लेकिन आपका इस पर राय क्या है? ये जो 2.5 मिलियन रुपीस के अगेंस्ट ये क्लेम करते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने ये पैसे इनके भाई से रिसीव नहीं किए कैश की मद में? नौरीन साहिबा, मेरे सिस्टर ने मुझे बताया था कि उन्हें कोई रकम अदा नहीं की गई। हाँ, मैं नौरीन साहिबा बोल रही हूँ। जी। मेरे सिस्टर ने मुझे खुद बताया कि कोई रकम अदा नहीं की गई, सिर्फ देखभाल के लिए ये प्रॉपर्टी दी गई थी। ये पावर ऑफ अटर्नी के अल्फाज जो हैं, इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। मेरे सिस्टर ने ये अल्फाज नहीं लिखे, ये पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तान में तैयार की गई। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नौरीन साहिबा, आपके ससुर का इंतकाल किस सन में हुआ? जनवरी 2012 में। तो आपने उनके इंतकाल से पहले केस क्यों नहीं किया? मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में ये केस क्यों नहीं किया? आपने उनकी वफात के बाद ही ये केस करना मुनासिब क्यों समझा? क्योंकि हमें ये पावर ऑफ अटर्नी कभी हमने देखी भी नहीं, ये बाद में बनाई गई है, ये देखी भी नहीं गई, क्योंकि हमने इस पावर ऑफ अटर्नी को पाकिस्तान कौंसलेट के ऑफिस में ग्लासगो में पता करवाया कि ये रजिस्टर की गई है, रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस से सब पता करवा कर उन्होंने हमें बताया कि ये पावर ऑफ अटर्नी एक जाली पावर ऑफ अटर्नी है जो कि पाकिस्तान में तैयार की गई है, इसकी बेबुनियाद है और इस पे इसको कोई हम नहीं वेरीफाई करेंगे, ये एक बेबुनियाद चीज है। इसी वजह से जब ये पावर ऑफ अटर्नी पेश की गई कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी यही बात बोली कि ये पावर ऑफ अटर्नी जाली है और इसमें वारिसैन के मौजूद होते हुए, कभी भी वारिसैन के मौजूद होते हुए आप ये उस पर कब्जा नहीं कर सकते। एक आदमी मर जाता है, उसके वारिस मौजूद है, बेटा मौजूद है, 2 बेटियां मौजूद हैं, उनके वारिस होने की, जिंदा होने की वजह से बेवा मौजूद थी, अब तो बेवा फोत हो चुकी हैं, बेवा मौजूद थी कि इनके होते हुए कैसे ये पावर उनकी जिंदगी में ये जमीन जो है कोई और इस पर कैसे कब्जा कर सकता है। ये लोग ये बात कहते हैं कि इन्होंने पैसे अदा किए, इन्होंने कोई पैसा अदा नहीं किया। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि मैंने सिर्फ उनको देखभाल के लिए जुबानी सिर्फ कहा था, किसी किस्म की पावर ऑफ अटर्नी तैयार नहीं की गई। अगर ये पावर ऑफ अटर्नी होती तो पाकिस्तान कौंसलेट जनरल में इसका रिकॉर्ड मौजूद होता, बिल्कुल इसलिए ये रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि हमने 2 केस जीते हैं, सिविल में भी जीता है। बिल्कुल ठीक है, कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया था। हम झूठे होते हैं तो हम क्यों केस जीते? बिल्कुल ठीक है। मैं अब 2 सवाल मेरे यहाँ पैदा होते हैं सलमान साहब से। सही है, मुझे 2 सवाल सलमान साहब से पूछे। सलमान साहब, एक तो ये कि अगर आपने ये जमीन खरीदी और इसके एवज पैसे अदा किए, तो आपने पावर ऑफ अटर्नी क्यों कबूल की? आपने इसके डॉक्यूमेंट जमीन के साइन क्यों नहीं करवाए? नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर उनको पेमेंट की है तो डेफिनेटली आपके पास कोई रिकॉर्ड होगा, आपने उनको पेमेंट की होगी, अकाउंट में भेजे होंगे, कहीं दस्तखत लिए होंगे, कुछ तो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा, जाहिर है आप ये जमीन ले रहे थे। तो पहला सवाल यह कि आपने डॉक्यूमेंट्स यानी रजिस्ट्री जो हमारे यहाँ होती है वो इंतकाल वो क्यों नहीं करवाया? आपने पावर अटर्नी क्यों लिया इनसे पावर ऑफ अटर्नी? लेट मी क्लैरिफाई एवरीथिंग टू यू। ये ट्रांसफ़र कैसे हुई प्रॉपर्टी? 2005 में मेरे वालिद ने 2004 में अपनी ज़मीन आरफ वाला में बेची। मेरे अंकल को पता था कि ये इन्होंने बेची है। उन्होंने मेरे वालिद से बात की कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी सहीवाल में बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने वहाँ से इसको पावर ऑफ अटर्नी को भेजा कि मैं पावर ऑफ अटर्नी भेज रहा हूँ और तुम मुझे इसके बदले में यहाँ मेरे पैसे भेजो। अच्छा, उसमें क्वेश्चन ये पैदा हुआ, माई अंकल, आई एम गोइंग टू से दिस इन इंग्लिश सो पीपल नो दिस, my uncle said to my dad at that time, but I do not want you to pay this amount into the account because मैं पहले एक दफ़ा टैक्स एवेजन की वजह से वहाँ पकड़ा जा चुका हूँ। नंबर 2,
I am claiming benefits for home care. And he is. And I'll prove this in a minute. I will prove this in a minute. ये झूठ बोल रहे हैं. And people in Edinburgh who knows me, who is let him finish. You know, when you had a chance to prove it in court, you couldn't do that. Where is your father? Where is your father? Where is your father today? Where is he hiding? Please. Mr. Khalid, let him finish. You are a big liar. You are a big liar. I know. Your father is hiding. Let me speak, Bring your please. father. Let me answer. You raise questions. Let me answer, please. Who is You such raise a... question. Let me answer, please. Let the public know what the truth is. Let the public know what the truth is. ठीक है? अच्छा, coming back to the point. ये इन्होंने कहा कि हमने फेवर। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई जरा कर लीजिएगा सलमान साहब, आप क्योंकि आप एलिगेशन एक लगा रहे हैं मुझे। मिस्टर खालिद, हैव यू एवर बीन चार्ज्ड ऑन एनी टैक्स एविजन? हैव यू एवर बीन चार्ज्ड? His father got charged. Or your father? His father पकड़ा गया। अंकल ने हमारे उस टाइम ये कहा, and people knows in Edinburgh, my uncle's close family friend, they knows and they have make him understand. They have told Khalid Hafiz कि तुम्हारे बाप ने ये कहा था और ये किया था कि मुझे पैसे कैश चाहिए। My father transferred this money to my brother's account. सही, ये पॉइंट हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज, I wanted to raise one thing and then I will let them speak. ठीक है। इनसे ये सवाल पूछें आप कि हमारा डिस्प्यूट होता है 2009 में, ठीक है। 2009 से लेकर 2012 तक, 2012 में मेरे अंकल फोत हो जाते हैं। 3 साल इनको ठेका भी नहीं मिल रहा था, which he accepted in the court कि मुझे 2005 से लेके उसके बाद हमें ठेका नहीं मिला। चलो हमारी लड़ाई हो गई 2005 से 2009 तक, तो हम बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे। 2009 के बाद हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए। इन्होंने अगर बात इतनी लड़ाइयों तक चली गई थी, ठीक है, he got arrested, then why his father did not come to Pakistan and put a case against us in Sahiwal if we fraudulently got this property? Why his father did not come? लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है ना, फिर आप ये केस हार क्यों गए? अदालत ने आपके खिलाफ क्यों फैसला दिया? हमारे खिलाफ इसलिए फैसला दिया अदालत ने कि पावर ऑफ टर्नी का इशू नहीं है यहाँ पर। पावर ऑफ टर्नी का इशू नहीं है यहाँ पर, and they know very well. They know what they did in the lower court, and I don't want to disclose this because this is why we go to the high court. ठीक है। और हम एक और चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, आप हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लें, उसमें डेट बाय डेट चेक कर लें कि हमारी वजह से डेट्स पड़ती हैं या इनकी वजह से पड़ती हैं। मैं आपको फैक्ट एक चीज बताने लगा हूं जो इन दोनों मियां बीवी को नहीं पता। जो केस इनके बिहार पे लड़ रहे हैं वो और उनका लॉयर उनको कहता है, हमारे लॉयर को आके कि एक और तारीख ले लें, और ये हो रहा है 2012 से, क्योंकि ये उनको पर मंथ पर तारीख बेसिस के ऊपर हर तारीख के ऊपर इनको पैसे दे रहे हैं केस लड़ने का। अब उनके मुफाद में क्या है कि जितना केस ये प्रलोंग होगा उतना ही वो पैसे बनाएंगे। हम तो चाहते हैं, वी रियली वांट दिस केस टू बी फिनिश, and this is why we went to the high court and we will go to the supreme court. Right. चलें। ओके, अब मुझे नौरीन साहबा एक सवाल तो इन्होंने उठाया और मैंने भी उठाया कि आपका डिस्प्यूट शुरू हुआ 2009 में और आप केस करने के लिए जाते हैं 2012 में, तो 3 साल तक आपने ये केस क्यों नहीं किया जबकि आपके ताल्लुकात बहुत कशीदा हो चुके थे? आपने अपने ससुर की वफात के बाद ही अदालत में जाने का फैसला क्यों किया? इनका आर्गुमेंट ये है कि ये इसलिए हुआ कि आपके ससुर जो हैं वो समझते थे कि ये आप गलत कह रहे हैं और आपने उनके जाने के बाद ये फैसला किया, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि मैंने पावर अटर्नी दिया, मैंने पैसे रिसीव कर लिए, तभी तो वो अदालत में जी अपनी बरादरी में जा नहीं रहे थे। नौरीन साहब नहीं, उनका कोई ये मौकफ नहीं था। उन्होंने खुद मुझसे, हमें खुद पता है ये बात, उन्होंने कोई इनको प्रॉपर्टी और या मकान भी और बिल्कुल नहीं बेचा, ना इनको एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने दी है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया था कि मेरा भाई बार बार सिर्फ ये मुझे बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने दो, ये ठेका मैं खा रहा हूँ इसीलिए कि मैं गरीब हूँ, मैंने सब कुछ अपनी, तुम लोग इंग्लैंड में बैठे हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है वहां पे, हमें खाने दो। मेरे ससुर तरस खाते थे अपने छोटे भाई पे, तरस खा के उन्होंने उसको और उसके बच्चों की खातर जो है उन्होंने कभी ठेका इनसे मंगवाया नहीं था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे, वो मरने से पहले उनको पता चला कि ये शख्स किसी और के हाथ खानदानी जमीन को, उनकी खानदानी जमीन को बेच रहा है, तो उनको बहुत दुख हुआ। और लास्ट 6 मंथ्स में उनको इस कदर दुख था कि वो कहते थे कि मैं अपने भाई को कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए जो ये हरकत ये कर रहा है कि मेरी जमीन को ये गैर कानूनी तौर पर बेच रहा है। ये बेचना चाह रहा है। You keep quiet. Let us speak. Okay. हाँ, बेचना चाह रहा है। उन्होंने खुद ये बात बताई, हमें सिर्फ बाद में पता, हमें हमारे रिश्तेदारों ने बाद में बताया जब ये फोत हो गए कि भाई तुम लोगों की जमीन का सौदा हो रहा है, अभी तो तुम्हारे बाप का जनाजा नहीं उठा और ये शख्स यहाँ पर पहुंच गया है साहिवाल में बयाना पकड़ने के लिए। इस वजह से मेरे हस्बैंड यहाँ से फिर पाकिस्तान गए और वहां जाकर स्टे ऑर्डर लिया
मेरे ससुर ने कोई इनको नहीं जमीन दी। मेरे ससुर ने जनाजे पे भी शिरकत करने से अपने भतीजों को मना करा, क्योंकि उसको पता चला कि इनका बाप जालसाजी से जमीन वहां पर बेच रहा है और वहां पे यहाँ पे इनका बेटा जो है वो सिर्फ एक अकेला अकलौता बेटा है, ये वहां पर जाएगा, ये लोग उसको उसके ऊपर इंतकाम की खातर कोई हमला करवा देंगे। इसलिए वो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम चुप कर जाओ, इनको अल्लाह इनका हिसाब करेगा। सिर्फ वो अपने बेटे को भेजना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से हम नहीं गए। लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी। अपने ससुर, मेरे ससुर हमको कह गए थे, बेटा जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। लेकिन आखिरी 6 महीने मेरे ससुर इस कदर बीमार थे कि वो कैंसर से फोत हुए और उन्होंने हमें ये इजाजत दे दी कि तुम जाओ और अपनी तुम्हारा जो हक है उसको लो। इसलिए फिर जब हमें पता चला कि ये शख्स बेचने लगा है जनाजे वाले दिन, तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ से पहुंचे और इन्होंने वहां जाकर स्टे ऑर्डर लिया। ठीक है, ये सारी कहानी है सिर्फ इतनी सी। Would you like to add anything? Would you like to add anything? No, my wife has said everything. They want to keep going back to family minor problems. This has nothing to do with this land. They know they don't come to court. They know why they don't come. They just keep getting a date. I went to court 2 weeks ago. Cases again on 7th of March. You will see they will ask for another date. On the court in January, I went there and again their lawyer quickly asked for a new date and ran away. When the judge came, I asked the judge, okay, he said they have gone. I will mark them absent. They are gone again. They don't want to come to the table. They don't want to discuss it because they know they have lost. The 2 decisions are in my favor and the matter is finished. So they just keep hanging on. Then maybe something will happen to me or something will happen or somebody will, manage to get them some kind of favor and they will take the land back. That's not going to happen. I'm going to pursue this to the end. And inshallah, next date, there will be the last date. ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फ्रीक मुखालिफ का मौक़िफ़ भी जानते हैं। आप नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले आप जमीन के इस तनाज़े पर गुफ्तगू सुन रहे थे, दूसरे फरीक का मौक़िफ़ भी जानते हैं। एक सवाल अभी तक मेरे ज़हन में अटका हुआ है जो मैंने आपसे पहले भी पूछा। जी। आप आखिर आपके केस हारने की वजह क्या है? आप बुनियादी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को कमज़ोर समझते हैं, आपका वकील कमज़ोर था, आपका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, क्यों केस हार गए आप अदालत से 2 मरतबा? सर, हम केस अदालत से इस वजह से हारे, जो रीज़न है केस हारने की, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ जस्ट बिकॉज वी हैव अपील पेंडिंग इन द हाई कोर्ट। सो इट्स बेटर लेट नहीं सर, वो तो उसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स अ लीगल मैटर, सलमान साहब, उसका तो कोई लीगल मैटर का ताल्लुक ही नहीं है इससे। आप एनालाइज कर सकते हैं अपने केस हारने की वजूहात को, क्या क्यों हारे हैं, तो वो तो जाहिर है, वो तो आपने इसको फर्दर करना है। आई हैव सर, the reason we lost in the lower court because the lower court said this power of attorney is genuine. There is no problem with that. But when my uncle sent this power of attorney to my father, he also need to give consent to my father that you can sell this property or you can give this property or transfer this property under your son or family member's name as well. That's the only thing he needs to mention in the power of attorney, and that is the only reason we lost the case in lower court. But having said this, this is not the weakness, because when we got the power of attorney, at the same time we transfer the money from Pakistan to UK and we hand over that cash payment to Mr. Hafiz, and he knows and I give you another। अच्छा, आपने कहा कि आपने कैश में पेमेंट की है। जी, आपने कैश में पेमेंट की है और इन्होंने कहा कि हमें कैश में पेमेंट चाहिए, लेकिन आपने ये पैसे अपने भाई को जो भिजवाए उसका रिकॉर्ड तो कोई आपके पास होगा कि ये अपने भाई को भेजा? बिल्कुल है, वो रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हमने कोर्ट में पेश किया है। वो पैसे जो ट्रांसफर हुए हैं वो मेरे फादर के अकाउंट से यहाँ से मेरे भाई के वहाँ जो अकाउंट है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में, वहाँ ट्रांसफर हुए हैं, वो कोर्ट में प्रेजेंट किया है। फिर आगे वहाँ से मेरे अंकल को पैसे दिए गए हैं, वो भी इसका भी 2 विटनेसेस जिन्होंने साथ जो मौजूद थे। गवाह कौन थे? मिस्टर नईम और दूसरा जो विटनेस था वो मिस्टर इकबाल। ये 2 बंदे थे जो वहां पर आके कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे सामने ये पेमेंट हुई है। एंड अदर थिंग आई लाइक टू से इफ ही लेट मी फिनिश द अदर फैक्ट व्हिच आई आस्क्ड let me please
which I asked earlier on, ये कहते हैं कि हमने fraudulent तरीके से जमीन अपने नाम ट्रांसफर की। मैं कहता हूं कि अगर fraudulent तरीके से ट्रांसफर हुई, let's suppose for 1 second, हमने fraudulent तरीके से जमीन ट्रांसफर की, ठीक है, हो गई। 2009 में हमारे हालात खराब हो गए, हम एक दूसरे से नहीं बोलते थे, हम लड़े, हम अरेस्ट हुए, हम चार्ज हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद इनको उस टाइम पता था कि जमीन इनकी है और इनको ठेका भी नहीं मिल रहा, तो इन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान आके फौरन इमीडिएटली केस किया? इससे पहले उनको ठेका भेजते रहे कुछ अर्सा? 2005 के बाद जब हमने जमीन ले ली, उसके बाद तो इसके बाद तो उनको ठेका मिलना ही नहीं था। उससे पहले इनको ठेका मिलता था। हमारे ठेकेदार ने कंफर्म की ये चीज कि 2005 से पहले, ये सिर्फ खुद माना है, ये खालिद हफीज खुद माना है कि 2005 से पहले अपनी विटनेस स्टेटमेंट में ये माना है कि 2005 से पहले हम ठेका लेते थे और 2005 के बाद हमें कोई ठेका नहीं मिला, which confirms, which also confirms। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आपको नौरीन साहबा ठेका पहले ठीक तरीके से मिल रहा था और आपकी ये जमीन थी, तो आपको 2005 में इनको पावर ऑफ अटर्नी देने की जरूरत क्यों पेश आई? आपका तो काम ठीक चल रहा था, आपको क्यों ये चाह आपने कि आप अपने इनको दे दें? और मतलब आपके ससुर ने किया, डेफिनेटली ये आपके ससुर ने किया, लेकिन उनको ये क्यों जरूरत पड़ी कि अपने भाई को ये? ससुर ने मुझे बताया था जी, हाँ, मेरे ससुर ने मुझे बताई थी ये बात कि ठेका हम लोग इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि उनकी एक बेवा बहन घर में मौजूद थी, उसका डिसेबल बच्चा घर में मौजूद था, और मेरे ससुर ने एक छोटे भाई को कहा था कि जमीन के जो भी पैसे बनते हैं मेरी बेवा बहन को घर में दे दो, उसके बच्चे की परवरिश के लिए दे दो, इसलिए हमने कभी नहीं लिया। मेरे पास एक मिनट, मैं आपके पास आता हूं सलमान साहब। मेरे साथ चौधरी अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं जो कि वकील हैं खालिद हफीज साहब के। चौधरी साहब, ये केस का स्टेटस इस वक्त क्या है? ये जो प्रॉपर्टी 6.25 एकड़ है, 50 कनाल जमीन, ये अब केस में फैसला भी हो चुका है खालिद हफीज साहब के हक में, यानी आप लोगों के हक में, और अभी ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में है। तो क्या इस वक्त स्टेटस है आपका और आपके अपने केस के हक में क्या दलाइल हैं? मैं जो है ना केस के हक में, आप केस को मत देखिए, ये सिविल कोर्ट से केस हमारे हक में हो चुका है जी, फैसले से केस खालिद हफीज के हक में हो चुका है। अभी इसने सेकंड अपील की है हाई कोर्ट मुल्तान में जी। ये अमीन क्या कहता है, कोर्ट बिल्कुल ठीक है, केस की हियरिंग हो रही है, हर चीज ठीक है, सब कुछ। इसने जमीन पे कब्जा बरकरार रखा हुआ है, वो उसका ठेका ले के ये खा रहा है, और वही जो पैसे है वो जो केस पे ये लगा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, चलें, वो तो आप अगर वो ठेका ले रहे हैं तो उनका तो ये क्लेम है ना कि इसके हम मालिक हैं, वो केस पे लगा रहा है। ये तो मैंने आपसे सवाल नहीं किया कि वो केस पर कहां से पैसे लगा रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है खालिद हफीज साहब कहते हैं, और आपका भी ज़ाहिर है ये मौक़िफ़ होगा कि ये फॉर्जरी की गई है डॉक्यूमेंट में, जो कंटेंट उसमें डाला गया था पावर ऑफ अटर्नी में, इन्होंने उसको सेल के लिए अपना इख्तियार अपने पास कर लिया। ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आपके ख्याल में ये तो एक ऐसा इनकी तरफ से ऑफेंस है जिस पर इनको जेल होनी चाहिए थी। ये जज ने इनके खिलाफ इनको जेल में क्यों नहीं डाला? नहीं, बात सुने, ये हमारा मैटर नहीं है। देखिए, इसी वजह से सिविल जज ने फैसला हमारे हक में कर दिया। इसने सेशन में, सर, आपने वो फॉर्जरी का जो है वो वहां पर दलील का आर्गुमेंट तो दिया होगा ना कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे में तो ये जालसाजी हो जाती है। बात सुने मेरी, बात सुने मेरी, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर में आप इंटरप्ट मत करें किसी भी। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा इंटरप्ट, तो आपसे मैं आप कह रहा हूं कि आपका सारा केस इस डॉक्यूमेंट पे बेस कर रहा है ना कि जनाब हमने इनको बेचने का इख्तियार नहीं दिया था, ये फौज डॉक्यूमेंट है, आपका सारा केस इस पे बिल्ड कर रहा है। सर, let me say one thing about him who is pursuing this case, why he is pursuing this case on their behalf. Number one, मेरी बात सुनिए, आप ये चीज हमारे सहीवाल में जाके वहां पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? If I'm lying, अच्छा एक मिनट, if I'm lying, अब मैं जरा वो वकील साहब का मौक़िफ़ तो ले लूं। जी वकील साहब, प्लीज आप गफ्फार साहब से बात करें। जी मैं कर रहा हूं साहब, मैं कर रहा हूं, मुझे मेरी जॉब मत समझिए। बात सुने मेरी, मैं वकील नहीं हूं खालिद हफीज का, खालिद हफीज के वकील साहब और हैं, ये कोर्ट का मामला है, आप इसमें इंटरप्ट मत करें। नहीं करता, चलें जी, आपने मुझे हुक्म कर दिया। आप कौन है ये बताएं? ये केस लड़ रहे हैं उनके बिहाफ पे, आप उनके बिहाफ पे केस लड़ रहे हैं? ये इंग्लैंड में रहता जो हफीज था, वो मेरा चाचा ससुर था। अच्छा, मैं अब बात करूं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, सबकी ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन के लिए, ये वो बंदा है अब्दुल गफ्फार
जिसने हमारे खिलाफ ये केस करवाया। ओके। ये वो बंदा है जिसने इनको खालिद हफीज को केस लड़ने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है। नहीं, जिसको इन्होंने पावर अटर्नी दी हुई है केस लड़ने के लिए, ये वो बंदा है जो इनसे पैसे खा रहा है और ये हमारे खिलाफ केस लड़ रहा है। टीम परदेश से देश तक की जब बात हुई खालिद हफीज साहब की बहन नसरीन रजा से, तो उन्होंने भी अपने भाई और भाभी के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने क्या कहा ये भी देख लीजिए। हम 3 बहन भरा है। 2012 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और तब से हम अपने केस लड़ रहे हैं 2012 से। हमें यूं पता लग गया कि जब मेरे वालिद साहब के इंतकाल हुआ कि मेरे कज़न ने फ़ोन किया, उसने बताया था कि आपकी ये ज़मीन जो है वो कब्ज़ा होया, और इस तरह हमें पता लग गया कि चाचू जो है वो गया था पटवारी को मिलने, उसने नाजायज़ हमारे जो है ज़मीन जो है हड़प किया और बेचा आगे और अपने बेटों के नाम उसने ट्रांसफ़र किया। एक वो झूठी पावर ऑफ अटर्नी भी लाई फिरदा जो वो कोर्ट में साबित होगी कि वो फ्रॉडी पेपर है उसके पास। अब सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट से हमने 2 बार जीत चुके हैं। अब आगे हमारा केस जो है इंशाल्लाह हाई कोर्ट में है और हम जीत जाएंगे। बस ये है कि हमारा जो लैंड और प्रॉपर्टी है वो 95/6R साहिवाल पाकिस्तान में है। इंशाल्लाह हमें हमारा हक मिल जाएगा। दोनों के दलाइल सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। ये मामला ज़ाहिर है अदालत का है, अदालत ने 2 मरतबा ये फैसला दिया है। अब हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट इसको मजीद जांचेगी, तो ये सलमान साहब के हक में फैसला आएगा तो सलमान साहब सही होंगे, अगर खालिद हफीज साहब के हक में मामला आ जाएगा तो वो ठीक कह रहे होंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसील से जांच पड़ताल करने के बाद अदालत ने फैसला करना है और पहले भी किया है। ये अब बाकी का फैसला आप पर छोड़ते हैं, नाज़रीन पर छोड़ते हैं कि इनमें कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है अदालत से फैसला होगा तो ही किसी एक पार्टी को इंसाफ मिलेगा और जो सही होगा जिसका मौक़िफ़ उसको इंसाफ मिल जाएगा। हमारी अदालतों से। यह आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।